प्रश्न, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और मनोरंजन कितना जरूरी है ना बच्चों। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई करते करते तो बोर हो जाते है ना। तो खेलकूद और मनोरंजन मीन्स टीवी वगैरह देखना, कार्टून तो देखते ही है, तो वो मनोरंजन कितना जरूरी है। उत्तर में देखेंगे, बच्चों के समग्र व्यक्तित्व और विकास करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ उसे खेलकूद का मौका तथा ललित कथाओं और संस्कृति की भी जानकारी दी जाना चाहिए। अगला प्रश्न था, गांव और शहर के बच्चों के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव के बच्चों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। इन परिस्थितियों को कैसे सुलझाया जा सकता है। उत्तर में देखेंगे, इन परिस्थितियों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में से सुलझाया जा सकता है। हमें टेली शिक्षा और बच्चों को वर्चुअल उपस्थिति वाली कक्षाओं की प्रणाली ज़्यादा से ज़्यादा अपनानी चाहिए। अगला प्रश्न था, आपके विज़न 2020 की परिकल्पना क्या है। इस सपने को साकार बनाने में बच्चों की क्या भूमिका हो सकती है। उत्तर में देखेंगे, 2020 का भारत ऐसा देश होगा। कैसा होगा, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए स्टूडेंट्स है ना। अपन इन पॉइंट्स को देखते हैं। नंबर 1 वाला पॉइंट है, जहाँ गांव और शहर का फर्क बस महीन रेखा की तरह रखा जाए। गांव और शहर के बच्चों का जो फर्क है केवल महीन मतलब हल्की रेखा की तरह रह जाना चाहिए। नंबर दूसरा है, जहाँ बिजली पानी की खूब उपलब्धता हो, जहाँ बिजली और पानी की भरपूर मात्रा उपलब्ध हो और सभी लोगों को इसकी वाजिब मात्रा मिले, और सभी लोगों को उनको उसकी उचित मात्रा मिले, किसकी, बिजली और पानी की। अगला ऑप्शन है, जहाँ कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र पूरे तालमेल के साथ काम करे, जहाँ कृषि और उद्योग धंधे सेवा पूरे आपसी सामंजस्य के साथ वर्क कर सके। अगला पॉइंट है, जहाँ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सामाजिक अथवा आर्थिक भेदभाव की वजह से श्रेष्ठ जीवन मूल्यों वाली शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। अगला है, विश्व भर में सबसे प्रतिभाशाली विद्वान, वैज्ञानिक तथा अन्वेषण इस देश में आना और काम करना सबसे ज़्यादा पसंद करें। अगला है, जहाँ स्वभाव की सबसे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, जहाँ स्वास्थ्य की है ना, जब इंसान बीमार पड़ जाए तो कहाँ भागा दौड़ी करे है ना, तो उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। जल्दी से डॉक्टर्स नर्स मिल जाए ताकि उसका समय पे उपचार हो सके और उसकी जान बच जाए। अगला है, जहाँ प्रशासन लोगों की मुश्किलें समझने वाले, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। आजकल भ्रष्टाचार तो बहुत देश में फैला जा रहा है, उससे मुक्त हो। अगला है, जहाँ गरीबी पूरी तरह समाप्त हो गई हो, निरक्षरता दूर की गई हो। निरक्षर मतलब अनपढ़, अज्ञानता, महिला और बच्चों पर अत्याचार न हो और कोई व्यक्ति समाज में खुद को उपेक्षित या अलग थलग नहीं महसूस करता हो। अगला है, ऐसा देश जो समृद्ध, स्वस्थ, सुरक्षित, आतंकवाद के खतरे से मुक्त, शांतिपूर्ण और प्रसन्न हो तथा टिकाऊ विकास के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ रहा हो, है ना। उसके बाद है ये, इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में बच्चों की अहम भूमिका है। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बच्चे की भूमिका अहम भूमिका है। आमतौर पर वे गाँव के ऐसे 5 लोगों को पढ़ा सकते हैं जो एकदम निरक्षर हो। अब वे अपने आसपास 5 पौधे लगाकर उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। बच्चे भ्रष्टाचार रहित समाज बनाने के आंदोलनों में जुड़ सकते हैं। यही नहीं, यहाँ तक उनसे हो सके तो पेट्रोलियम ईंधन की जगह ऊर्जा के नवीनतम रूपों में इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थी जीवन की कोई स्मरणीय घटना बताइए। उत्तर में देखेंगे, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। कौन बोल रहे हैं, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। जो हमारे एक अध्यापक थे वे थे श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर। एक दिन वे हमें बता रहे थे, क्या बता रहे थे है ना, सुनो क्या बता रहे थे वो, कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। कक्षा की समाप्ति कर उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या उन्हें समझ में आ गया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। मैंने और मेरे अलावा बहुत से बच्चों ने कहा
कि उन्हें पाठ ठीक से समझ में नहीं आया। हमारे अध्यापक ने कहा कि वे हमें समुद्र तट पर ले जाएंगे। हमारे शिक्षक ने क्या कहा कि आपको वो कहाँ ले चलेंगे? समुद्र तट पर। उस दिन शाम को कक्षा के सभी विद्यार्थी रामेश्वर समुद्र तट पर पहुँचे। रामेश्वर समुद्र तट पर पहुँचे। पक्षी अपनी मीठी मीठी आवाज़ में चहचहा रहे थे। पक्षियों को अलग अलग निश्चित क्रम में उड़ता देख हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे अध्यापक ने हमें पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया और समझाया कि उड़ते समय पक्षियों के झुंड कैसे बनते हैं। हमने पक्षियों को पंख फड़फड़ाते देखा। अध्यापक ने हमें उड़ते समय पक्षियों की पूंछ को मोड़ने और पंखों को फड़फड़ाने के भी तालमेल बिठाते हुए देखने के लिए कहा। हमने ध्यान से देखा कि कैसे पक्षी पूंछ को मोड़ते और पंखों को फड़फड़ाते हुए मनचाही दिशा में उड़ पाते हैं, है ना। फिर उन्होंने बताया कि पक्षियों की इस उड़ान के लिए ज़रूरी इंजन क्या होता है और इसे ताकत कहाँ से मिलती है। उन्होंने हमें समझाया कि अपने जीवन और पसंद की चीज़ पाने की इच्छा ही पक्षी को शक्तिशाली बनाती है। 15 दिन में ही उन्होंने हमें सारी बातें समझा दी। इस व्यवहारिक उदाहरण से हम पक्षियों के उड़ने के बारे में सारी बातें समझ गए। है ना मज़ेदार बात? हमारे अध्यापक वाकई महान हैं। उन्होंने हमें सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ प्रकृति के बीच से उनका सजीव व्यवहारिक उदाहरण भी दिया है। यही सही मायने में सही शिक्षण है। तो मिसाइल मैन से बातचीत के दौरान हमें ये सारी बातें समझ में आई है स्टूडेंट, है ना। आपको लेसन समझ में आ ही गया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न, संक्षिप्त और अति संक्षिप्त क्वेश्चन आंसर को समझाएंगे। ठीक है, ओके, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 में सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 8 मिसाइल मैन से बातचीत। पता है आपको मिसाइल मैन कौन कहे जाते थे? नहीं? चलिए हम लेसन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फ़ोटो से आपने देख ही लिया होगा, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 मिसाइल मैन से बातचीत, है ना। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। बच्चों के प्रति उनका एक व्यापक दृष्टिकोण था। डॉक्टर कलाम ने अपने ही अंदाज से बच्चों की आंखों में भारत निर्माण के सपने जगाए थे, है ना। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों को आत्मविश्वास को बढ़ावा देते थे। बचपन से ही पक्षियों की उड़ान से प्रभावित होकर भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण का मार्ग प्रशस्त करने वाले डॉक्टर कलाम की इच्छा थी कि 2020 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बन जाए। यहाँ प्रस्तुत है डॉक्टर कलाम द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार के कुछ प्रमुख अंश जो मिसाइल मैन से बातचीत पाठ पर आधारित है। प्रश्न: एक वैज्ञानिक, अध्यापक और विज्ञान के विद्यार्थियों के रूप में आप बाल दिवस पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर है, क्या प्रश्न था? एक वैज्ञानिक, अध्यापक और विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप बाल दिवस में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर में देखेंगे। मैं आपको वर्ष 1990 के प्रारंभ की एक घटना सुनाता हूँ। अहमदाबाद में युवाओं से बातचीत के दौरान, युवाओं मतलब नवयुवकों को, नौजवान लड़कों लड़कियों से, एक लड़की ने मुझसे पूछा, मैं भारत के गौरव का गीत कब गा सकूंगी? उस लड़की का भाई अमेरिका में था और हमेशा अमेरिका के बारे में शानदार बातें बताया करता था। उसकी बहन इन बातों से उकता गई, मतलब परेशान हो गई। वो अमेरिका की बातें करता था, वो हिंदुस्तान में रहती थी, और इसलिए उसने मुझसे सवाल पूछा, आखिर मैं भारत का गीत कब गा सकूंगी? मैं उसे क्या जवाब देता? मैंने उसे 2020 के भारत के अपने सपने, अपने विज़न के बारे में बताया और उससे इस बात का विश्वास दिलाया कि 2020 तक, किसने? APJ अब्दुल कलाम ने उस लड़की को बताया, है ना।
वह भारत के गौरव का गीत गा सकेंगी। कब गीत गा सकेंगी वो? 2020। उस समय सारे देश में ऐसा ही हताश का माहौल था, लेकिन पिछले कुछ सालों में युवाओं से बातचीत करके समय मुझे उनकी सोच में स्पष्ट परिवर्तन नजर आता है। पर वे मुझे प्राय पूछते हैं कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। स्पष्ट है कि हमारे युवा राष्ट्रीय विकास के लिए आगे आना चाहते हैं, है ना। APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं हमारे राष्ट्र के जो युवा हैं राष्ट्रीय विकास के लिए आगे आना चाहते हैं, है ना, और हाथ बटाना चाहते हैं। पिछले 6 माह में तो मैंने नया ही बदलाव देखा। सवाल करने की बजाय अब हमारे युवा मुझे बताते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, हम ऐसा कर सकते हैं, राष्ट्र ऐसा कर सकता है। हमारे देश के हर बच्चे में इसी प्रकार की चेतना जगानी है। प्रश्न दूसरा है, आज के समय में विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए? APJ अब्दुल कलाम से बच्चे सवाल कर रहे हैं कि आज के जीवन में जो विद्यार्थियों का जीवन है वो कैसा होना चाहिए। उत्तर देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। जो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, उसके जीवन का एक लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। उन्हें हर स्रोत से जानकारी हासिल करना चाहिए। हर किसी के माध्यम से जहाँ से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वहाँ से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। चाहे शिक्षक से मिले, अच्छी किताबों से मिले, इंटरनेट की अच्छी साइट से मिले या फिर भले लोगों से, है ना। जो भी जानकारी मिले, चाहे शिक्षकों से, किताबों से, इंटरनेट से, मोबाइल से या भले लोगों से, उन्हें धैर्य और निष्ठा के साथ कड़ी मेहनत करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए? धैर्य, निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, अभी नहीं तो कभी बाद में मिलता ही मिलता है, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। प्रश्न, इंटरनेट और संचार क्रांति के इस जमाने में बच्चों के विकास में माता पिता और अध्यापक का क्या भूमिका निभा सकते हैं? अब APJ अब्दुल कलाम से प्रश्न किया गया है ना। इंटरनेट और संचार क्रांति के ज़माने में बच्चों के विकास के लिए माता पिता और अध्यापक क्या भूमिका निभा सकते हैं? उत्तर, रॉबर्ट मेटकॉफ का नियम है कि किसी नेटवर्क में जितने अधिक संचार बिंदु होते हैं उनके वर्ग के अनुपात में उसकी क्षमता बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर किसी बच्चों के माता पिता और अध्यापक को कंप्यूटर नेटवर्क की जानकारी है तो बच्चों की जानकारी बढ़ाने में हिस्सेदार होते हैं, है ना। अगर मम्मी पापा को आता है, टीचर बताते हैं, तो बच्चा स्वाभाविक रूप से उस चीज़ों को करता है और करने की कोशिश करता है ना। तो उनकी सम्मिलित क्षमता या मात्र 4 व्यक्तियों की क्षमता के बराबर नहीं, बल्कि 4 वर्ग यानी 16 व्यक्तियों के बराबर हो जाती है। माता पिता और अध्यापकों की इस भूमिका इसी उदाहरण से समझी जा सकती है ना। अगर मम्मी पापा बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें आता है तभी तो वो पढ़ाते हैं, है ना। और बच्चा उनसे नई नई जानकारी पूछते रहता है, पेरेंट्स भी बताते रहते हैं पढ़ाई संबंधी। प्रश्न, बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और वैज्ञानिक मानसिकता कैसे उत्पन्न की जा सकती है? उत्तर में देखेंगे, बच्चों में विकास के प्रति रुचि जगाने को लेकर मुझे जून 2009 में उत्तरी आयरलैंड के मेथोडिस्ट स्कूल में की मेरी यात्रा याद आ गई। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल के अधिकारी मुझे 7वीं कक्षा में ले गए, जहाँ एक अनुभवी अध्यापक बच्चों को खूब मन लगाकर पढ़ा रहे थे। अध्यापक ने कक्षा में 2-2 बच्चों के 15 समूह बनाए थे, है ना। हर समूह अपनी अपनी टेबल पर सौर तथा पवन ऊर्जा किट पर काम कर रहा था। जो समूह बनाए थे 15-15 के, वो अपनी अपनी टेबल पर सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा की किट पर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। अध्यापक ने बच्चों को सौर तथा पवन ऊर्जा तैयार करने का सिद्धांत समझाया और फिर उनसे किट के साथ प्रयोग करने को कहा। अध्यापक बच्चों को प्रयोग का एक एक चरण समझाते रहे और बच्चे उनके निर्देशों के अनुरूप प्रयोग करते रहे। जो बिजली तैयार हो रही थी उन बच्चे उसके आंकड़े लेते रहे और इन सौर तथा पवन ऊर्जा किट्स की मदद से बिजली बनाने में के बुनियादी सिद्धांत को समझते रहे। जिन बच्चों को इस दौरान मदद की ज़रूरत पड़ रही थी, अध्यापक उन पर खास तौर से ध्यान दे रहे थे। अध्यापक जैसे बच्चों की टेबल पर जानकारी उनकी मुश्किल समझने और उन्हें ज़्यादा आसान तरीक़ों से समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह जब
सभी बच्चों ने प्रयोग सफलता से कर लिया और उनके परिणाम सही निकले तो वे सभी खुश हो गए, उनके चेहरे खिल उठे। बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न था हमारी शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक कम और किताबी ज़्यादा है, पढ़ाई में इन दोनों बातों के बीच संतुलन कैसे कायम किया जा सकता है? उत्तर है प्रारंभिक विद्यालयों में तो बच्चों को खुद प्रयोग करके पढ़ाने और सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रारंभिक विद्यालय जो रहते हैं 1st से 5th तक बच्चों को खुद प्रयोग करके पढ़ाने और सिखाने पर इन बातों पर इनको जोर दिया जाता है। किस पर? प्रारंभिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के इस युग में बच्चों का बस्ता और भारी हो गया है, इस बोझ को कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर में देखेंगे हर बच्चे के पास एक लैपटॉप होना चाहिए और साल भर की पढ़ाई के सारे पाठ अभ्यास पुस्तिकाएं होमवर्क इसी लैपटॉप में